प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की भौतिक रसायन की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड ट्रेसर टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे या रेडियो एक्टिवता के अनुप्रयोग एवं ट्रेसर के बारे में अध्ययन करेंगे। रेडियो एक्टिवता के कारण ही बड़े नए पार्टिकल्स की खोज हुई। तो रेडियो एक्टिवता की सबसे पहला जो उपयोग है वो है नए पार्टिकल्स की खोज या डिस्कवरी ऑफ न्यू पार्टिकल्स। नए मूल कणों की खोज, जैसे रेडियो एक्टिवता के अध्ययन से नए मूल कण, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ड्यूट्रॉन, मेसॉन आदि कणों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। नए तत्व और नए समस्थानिकों की खोज की गई। यह भी कृत्रिम रेडियो एक्टिवता के द्वारा ही संभव हुआ। जैसे यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं सभी रेडियो एक्टिव हैं और पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ही कम जो है वो पहले खोजे हुए थे और उसके बाद सारे वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिवता के आधार पर धीरे धीरे खोजे हैं। तो नए तत्वों की खोज के लिए भी इसका बहुत ही उपयोग है। अब हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। रेडियो एक्टिवता से ज्ञात हुआ है कि परमाणु के नाभिकीय विखंडन से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और ये वाली ऊर्जा परमाणु ऊर्जा कहलाती है। इस अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इसका विनाशकारी उपयोग परमाणु बम के रूप में भी किया जाता है। तो ये एनर्जी जो परमाणु ऊर्जा है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में भी काम में आती है, न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस और इसके अलावा बम बनाने की प्रक्रिया में भी रेडियो एक्टिवता का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। अब हम लेते हैं जीवाणुनाशक के रूप में या जर्मीसाइड्स के रूप में। रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित विकिरण कणों से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में जीवाणुओं का नाश इन्हीं रेडियो एक्टिव विकिरणों से किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में कोबाल्ट 60 के विकिरण से कैंसर का उपयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव विकिरण से चिकित्सा करने की तकनीक को रेडियोथेरेपी कहते हैं। पदार्थों की मोटाई और घनत्व ज्ञात करने में इन्हें नापने के लिए बीटा और गामा विकिरणों का उपयोग किया जाता है। जिस पदार्थ की मोटाई ज्ञात करनी हो उसके एक तरफ रेडियो एक्टिव विकिरण डालते हैं तथा दूसरी तरफ सूचक को रख दिया जाता है। विकिरण का क्षीण होना या विकिरण की इंटेंसिटी में कमी उसकी मोटाई के समानुपाती होती है। जो जितनी भी वस्तु होगी उसकी मोटाई के समानुपाती होगी। जितना विकिरणों की कमी हो रही है वो उसकी मोटाई के समानुपाती होती है। इस हेतु बीटा एवं गामा किरणों का उपयोग करते हैं। उद्योगों में रेडियो एक्टिव विकिरणों से उत्प्रेरित बहुलकीकरण की क्रियाएं की जाती हैं। पॉलीएथिलीन प्लास्टिक के निर्माण के लिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जरूरी होता है, परंतु विकिरणों का उपयोग करके बहुलीकरण की क्रिया सामान्य ताप पर की जा सकती है और इस कारण से जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनाने के लिए जो परिस्थितियों में होने वाला खर्चा था उसको बचाया जा सकता है। इस तरह से उद्योगों में रेडियो एक्टिव विकिरणों का उपयोग है। अब हम लेते हैं एज डिटर्मिनेशन में या आयु निर्धारण में। पुरातात्विक वस्तुओं के आयु निर्धारण में रेडियो एक्टिवता का अच्छा योगदान है। इन वस्तुओं में किसी न किसी रूप में लकड़ी होती है। इसमें थोड़ा रेडियो एक्टिव कार्बन 14 उपस्थित होता है। कार्बन 14 निम्न अभिक्रिया से ऊपरी वायुमंडल में बनता है। 7 नाइट्रोजन 14 reacts with 0N1 gives 6 कार्बन 14 plus 1H1। पेड़ पौधे अंत में जानवरों के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। अतः जानवरों के शरीर में कार्बन 14 और कार्बन 12 का अनुपात वही होता है जो पौधों में होता है, परंतु जब कोई भी पौधा और जानवर मृत हो जाता है तो कार्बन 12 वैसा का वैसा रहता है, परंतु कार्बन 14 का मान जो है वो लगातार घटने लग जाता है और कितना मात्रा में कार्बन 14 का रेशो कार्बन 12 से कम हुआ उसके आधार पर हम रेडियो कार्बन तिथि का निर्धारण करते हैं और इसको हम
रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं। और रेडियो डेटिंग मेथड से कौन सा हमारा जो पौधा है या जंतु है वो किस काल में जीवित था, उसके बाद मर गया, उसके क्या रीज़न रहे, तो इन सब के बारे में ज्ञात करते हैं। तो पुरातात्विक वस्तुओं के आयु निर्धारण में कार्बन 14 का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं ट्रेसर टेक्निक की। ट्रेसर कई सारे तत्व स्वयं के समस्थानिकों के मिश्रण होते हैं जिनका अनुपात भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तनों में स्थिर बना रहता है। किसी तत्व का रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी रेडियो एक्टिवता विहीन समस्थानिक की भांति ही रासायनिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसीलिए यदि रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिवता की विहीन समस्थानिकों को मिला दिया जाए तो उसके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए विभिन्न अध्ययन के क्षेत्रों में सूचक या ट्रेसर के रूप में इनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप को उपयोग में लिया जाता है। इनकी रेडियो एक्टिवता के मापन से ऐसे पदार्थों को विभिन्न अवस्थाओं में पहचाना जा सकता है। अतः जिस प्रक्रम में रेडियो एक्टिवता विहीन नाभिक के साथ रेडियो एक्टिव समस्थानिक मिलाकर भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन के बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप की सक्रियता का विश्लेषण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रेसर टेक्निक के उपयोग क्या क्या हैं या इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, अनुप्रयोग क्या हैं। फर्स्ट हम लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग। रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 की सहायता से थायराइड ग्रंथि के कार्य का तथा मस्तिष्क में अर्बुद का यानी ब्रेन कैंसर का पता लगाया जाता है। पेशेंट के बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव सोडियम क्लोराइड काम में लिया जाता है। इंजेक्शन लगाने के स्थान पर से किसी अन्य स्थान पर रोगी के शरीर में किसी घाव के स्थान पर रक्त के संचरण को गाइगर मुलर कणित्र से प्रेक्षित किया जाता है। इसके लिए समय भी नोट कर लेते हैं। तो उसकी सहायता से हम बॉडी में परिसंचरण की गति का अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसकी तरह से ही यदि रोगी की टूटी हुई हड्डी में फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के महत्वपूर्ण उपयोग हैं। अब है उद्योगों के क्षेत्र में उपयोग या इंडस्ट्री के क्षेत्र में। इंडस्ट्री के क्षेत्र में जमीन में पानी के नलों में छिद्र का पता लगाने के लिए सोडियम 24 को काम में लिया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों को पाइपलाइन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। जब दो भिन्न पेट्रोलियम पदार्थों को मिश्रण को भेजा जाता है तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर पाइप में प्रारंभिक स्थान पर उसमें मिला देते हैं और उसके वहाँ पर पहुँचने पर ये पता चल जाता है कि पहला पदार्थ कब ख़त्म हुआ आना और दूसरी तरफ दूसरा पदार्थ कब शुरू हुआ। तो इस तरह से उसका उद्योगों में उपयोग होता है। इसके अलावा सोडियम 24 पानी के नलों में होल का पता लगाने में भी काम में आता है। सोडियम 24 पेट्रोलियम पाइपों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइप से पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले जाने के काम में भी आता है। अब हम लेते हैं जीव विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग या बायोलॉजिकल स्टडी में। ट्रेसर की सहायता से पौधों और जानवरों का कार्बन डेटिंग मेथड से उपापचय प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है। ट्रेसर टेक्निक से पता चलता है कि हमारे हड्डियों और मांस में कैल्शियम और फास्फोरस का निरंतर रिप्लेसमेंट होता रहता है। पेड़ की जड़ों में कार्बन 14 वाली CO2 से संतृप्त जल को डालने पर देखा कि गैस जड़ों के माध्यम से
पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, न कि पत्तियों के माध्यम से। रेडियो एक्टिव फास्फोरस से पता चला कि जड़ों द्वारा नीचे गए खनिज ऊपर की तरफ आते हैं और पत्तियों द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ नीचे जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सी बायोलॉजिकल सिस्टम में अध्ययन के लिए फास्फोरस उपयोग है। तो फास्फोरस किस किस में उपयोग है? फास्फोरस 32 डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ फूड में उपयोगी है और कार्बन 14 फोटोसिंथेसिस के अध्ययन में उपयोगी है। तो इस तरह से पेड़ों के अध्ययन में बायोलॉजिकल सिस्टम में दो जो है वो एलिमेंट महत्वपूर्ण रूप से रेडियो एक्टिव एलिमेंट काम में आते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में अनुप्रयोग की। पेड़ पौधे विभिन्न आवश्यक तत्वों, खनिजों और उर्वरकों से ग्रहण करते हैं। उर्वरकों के समस्त उपयोग और फसलों के विकास में ट्रेसर का योगदान बहुत अच्छा है। पेड़ पौधे की जड़ से सोखे हुए जल की गति और वितरण का अध्ययन करने के लिए ट्राइटियम ट्रेसर का उपयोग किया जाता है। रुई के पौधों में कली बनाते समय फास्फोरस युक्त उर्वरकों का छिड़काव करना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है, बजाय इसके कि उसे मिट्टी में डाला जाए। ये भी ट्रेसर से ही पता चला है। तो ट्राइटियम जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब है अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण। बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो सूक्ष्म मात्रा में पहचाने जा सकते हैं, जो कि उनकी तौलने की विधि और अन्य विधियों के द्वारा संभव नहीं होता। उनको रेडियो एक्टिव विधि के द्वारा पहचाना जाता है। रसायन बल गतिकी के अध्ययन के लिए और बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के लिए भी रेडियो एक्टिव ट्रेसर का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एस्टर हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया में जब हम देखते हैं तो RCOH प्लस R2O18 वाला लेकर H लिया, तो जो रेडियो एक्टिव जल है उसके अंदर H2O मतलब रेडियो एक्टिव जो जल है निकलता, उसके अंदर रेडियो एक्टिव जो हम पहले ही अभिक्रिया मानते थे। इसका मतलब कि यदि अल्कोहल से OH और एसिड से H निकलता है तो इस प्रकार की मैकेनिज्म होगी, परंतु एस्टरीफिकेशन की मैकेनिज्म सही तरीके से हमें रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक के द्वारा ही पता चली कि RCOH प्लस RO18H रिएक्ट होकर के एस्टर में RCOO18R प्लस H2O का निर्माण करता है। यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन 18 यूज़ करने के बाद पता चलता है कि सही रासायनिक अभिक्रिया में एस्टरीफिकेशन की प्रोसेस में अल्कोहल से H और एसिड से OH लिया जाता है। तो इस अभिक्रिया को समझने के लिए भी रेडियो एक्टिव ट्रेसर काफ़ी काम में आए। एक्टिवेशन एनालिसिस की प्रक्रिया में भी रेडियो एक्टिव ट्रेसर काम में आते हैं और तत्वांतरण के बाद मिले हुए तत्वों से नमूने की पहचान कर सकते हैं। तो सक्रियण विश्लेषण में ये बहुत ही उपयोगी विश्लेषण है। किसी भी अभिक्रिया के होने का प्रकार, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके नमूने पर कुछ समय तक न्यूट्रॉनों का प्रहार किया जाता है, जिसमें नमूनों में उपस्थित कुछ नाभिकों का तत्वांतरण हो जाए। अब तत्वांतरित नाभिकों को रेडियो एक्टिवता ज्ञात कर नमूने में उपस्थित तत्वों की पहचान की जा सकती है। विनिमय अभिक्रियाओं के अध्ययन में कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऐसे लगता है कि नहीं हो रही हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस, जैसे Fe+2 प्लस Fe+3 गिव्स Fe+3 प्लस Fe+2। और ये वाली अभिक्रिया बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत उपयोगी है। आपने देखा होगा साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम, ये फोटोसिंथेसिस प्लस क्रैब्स साइकिल, सबके अंदर ये वाली अभिक्रिया कॉमन है। तो इन प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन भी हम रेडियो एक्टिव आयरन टेक्निक के द्वारा ही कर सकते हैं। तो इस तरह से अथाह एप्लीकेशन है किसकी? रेडियो एक्टिव ट्रेसर की और रेडियो एक्टिविटी की।
और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।